हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने मैकेनिक्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं और प्रक्षेप्य का जो पथ है वो किस प्रकार का होता है। तो प्रक्षेप्य का पथ अपन ने देखा था कि y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वेयर उस समीकरण के तुल्य था और ऐसा समीकरण y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वेयर एक परवलय को निरूपित करता है। इसलिए अपन ने प्रक्षेप्य का जो पथ देखा था वो इस परवलयाकार रूप का था, यानी प्रक्षेप्य का पथ है वो परवलयाकार होता है। आज अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल और प्रक्षेप्य का पथ अपन देख चुके हैं। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होता है कि अपन जैसे बात करें कि प्रक्षेप्य को फेंकने के बाद, यानी किसी भी पिंड को फेंकने के बाद पृथ्वी पर वो जितने समय में वापस लौटकर आ जाता है उस समय को कहलाता है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, टाइम फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी अपने को क्या लिखना है कि किसी पिंड के फेंके जाने के बाद, यानी किसी भी पार्टिकल को अपन ने फेंक दिया और जितने टाइम में वो गति करके पृथ्वी पर पहुंच जाता है उस समय को अपन बोलते हैं उड्डयन काल। यानी प्रक्षेप्य को फेंकने के बाद वो कितने समय तक उड़ा, उस समय को ही प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करें जैसे किसी पिंड को या किसी प्रक्षेप्य को, प्रक्षेप्य गति के अंदर जो कण होता है वो प्रक्षेप्य कहलाता है। किसी प्रक्षेप्य को फेंकने के पश्चात जितने समय में किसी प्रक्षेप्य को फेंकने के पश्चात जितने समय में वह वापस पृथ्वी पर लौट आता है, वह समय प्रक्षेप्य का क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। वह समय प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है। ये प्रक्षेप्य का है उड्डयन काल। यानी आपको इसको रटना नहीं है, सीधा सा ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टिकल को पृथ्वी से अपन ने फेंक दिया और जितने टाइम में वो वापस पृथ्वी पर पहुंचता है वो समय कहलाता है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। तो जितना टाइम लेगा पृथ्वी पर पुनः पहुंचने के लिए, यानी किसी भी पार्टिकल अपन गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करवाएंगे तो वो पृथ्वी के ऊपर गिरेगा। अपने को ध्यान ये रखना है कि टेकन टाइम, यानी उस प्रक्षेप्य या पिंड ने कितना समय लिया है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। तो पृथ्वी पर पहुंचने में जितना समय लगता है वो समय कहलाता है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। उड्डयन काल को अपन बोलते हैं टाइम फ्लाइट। तो इसको कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, इसको अपन लिखते हैं कैपिटल टी से, इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। एक मैं आपको बता देता हूं कि
उड़ेन काल अपन निकालेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में पार्टिकल का कोई भी विस्थापन नहीं होगा। यानी कोई भी पार्टिकल जब गति करता है, यानी कोई भी प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत होता क्या है कि पार्टिकल दो अक्षों के बीच में गति करता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल को अपने पृथ्वी से किसी कोण से ऊपर की तरफ फेंका तो ये इस प्रकार की गति होगी इसकी। इसको प्रारंभिक वेग u से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ये इसका होता है ऊर्ध्वाधर घटक uy और ये होता है वेग का क्षैतिज घटक ux। ये ओरिजिन पॉइंट O और जितने कोण से फेंका जाता है वो प्रक्षेपण कोण कहलाता है। कुछ समय पश्चात इसका जो वेग है वो v हो जाएगा। इसलिए अपन दो वेलोसिटी मानते हैं, एक तो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u, एक होता है अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी v। और वेग का क्षैतिज घटक ux बराबर अपन ने निकाला था u कोस थीटा और ये अपन ने क्या निकाला था u साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट अपन इसके निकाल चुके हैं। अपन बात करते हैं उड़ेन काल। प्रक्षेप्य ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया बिंदु O से, और जितने समय उसने प्रक्षेप्य गति की और वापस पृथ्वी पर पहुंच गया, जितने समय में यानी पृथ्वी पर पहुंचने में जितना समय इसको लगा है, ये पॉइंट ए मान लिया, यानी ओ से ए तक। ओ से उसने उड़ना स्टार्ट किया और इस प्रकार के पथ को गति करते हुए ये बिंदु ए के यानी पृथ्वी का कोई पॉइंट है ए, इसके ऊपर पहुंचा। तो यहाँ ओ से लेके ए तक इस गति में लगने वाला जो समय है वही प्रक्षेप्य का क्या कहलाता है, उड़ेन काल कहलाता है। तो रटना नहीं है, जितने समय में वापस पिंड पृथ्वी पर पहुंच जाता है वो समय कहलाता है प्रक्षेप्य का उड़ेन काल, और इसे कैपिटल टी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि उड़ेन काल के अंदर प्रक्षेप्य का अब टाइम कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं। यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से टाइम नोट करेंगे अपन, और जितने टाइम में इस पॉइंट के ऊपर गिरेगा तो वही तो है प्रक्षेप्य का उड़ेन काल। इस समय को अपन कैलकुलेट करें तो इस समय में ऊर्ध्वाधर विस्थापन है वो आपको जीरो लेना है। तो ध्यान रखना, प्रक्षेप्य गति के उड़ेन काल में ऊर्ध्वाधर विस्थापन शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? देखो, विस्थापन होते हैं दो, एक तो ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन नीचे से ऊपर की तरफ, एक होता है क्षैतिज विस्थापन। तो ओ से इसने चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए के ऊपर ये गिरा, तो ये तो है क्षैतिज विस्थापन। तो अपन तो क्या करेंगे, यहाँ से जब चलेगा तब टाइम नोट करेंगे और जब गिरेगा तब टाइम नोट करेंगे। तो ये तो हो गया क्षैतिज विस्थापन। तो इसमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन का कोई भी रोल नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान करिए। और इसमें आपको क्या लिखना है कि प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन शून्य होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन है ये शून्य होता है। इसकी बात करें तो अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा, अपने को नहीं पता ये किस प्रकार से घूम के आया है। अपने को तो वो टाइम नोट करना है जब प्रक्षेप्य को ऊपर फेंका और जब वो पृथ्वी के ऊपर वापस गिरा, तो उसमें क्षैतिज विस्थापन होगा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन को नेगलेक्ट करेंगे अपन। उसके बाद में अपन समय निकालना अपने को। तो ये कोई पॉइंट P मान लेते हैं अपन। अधिकतम ऊंचाई पर जब पार्टिकल पहुंचता है, आप देख रहे हो कि P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें पूरी प्रक्षेप्य गति के दौरान पार्टिकल ने वहां पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की थी, जिसे अपन प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई भी बोलते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। तो यहां से चलना स्टार्ट किया और इस प्रकार से इसने किया, तो यहां जब पार्टिकल पहुंचा था तो वो अधिकतम ऊंचाई के ऊपर था। इसके बाद में तो इसकी ऊंचाई है वो कम होती गई, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है। और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के बारे में मैंने बताया था, ऊपर जाएगा पार्टिकल तो जी है वो नेगेटिव होगा, और नीचे की तरफ आएगा तो जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
जी धनात्मक कब होता है, माइंड सेट कर लेना, जी धनात्मक तब होता है जब पार्टिकल नीचे आता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, जी नेगेटिव कब होता है, जब गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट यानी पृथ्वी को छोड़ के पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है। अब अपने को उड्डयन काल निकालना है, तो मैं आपको यह बताता हूं कि O से P तक पहुंचने में लगा समय, O से P तक, और जितना टाइम O से P तक पहुंचने में लगेगा उतना ही P से फिर वापस O तक आने में, A तक आने में लगेगा। तो O से P तक पहुंचने में लगा समय निकालना आपको, यानी O से P तक पहुंचने में लगा समय, इसका अपन डबल कर देंगे। O से P तक पहुंचने में लगा समय मान के चलो 10 सेकंड आ गया, तो नेक्स्ट इतना ही पार्ट ये है, इसमें भी 10 सेकंड लगेगा, तो टोटल अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। O से P तक पहुंचने में लगा समय, समय निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, गति के अपने पास 3 समीकरण है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। सेकेंड क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, और थर्ड क्या होता है v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as। थर्ड जो इक्वेशन है उसमें तो टाइम है ही नहीं, तो इसको तो यूज ले ही नहीं सकते अपन, t कहीं पर भी नहीं है। अब बात आती है कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें या सेकंड का, तो सबसे पहले तो फर्स्ट का करेंगे, जहां फर्स्ट अप्लाई नहीं होगी तब सेकंड में आएंगे अपन। तो अपने को समय निकालना है, तो समय गति का प्रथम समीकरण अपने को दे रहा है v इक्वल टू यू प्लस AT, यहाँ से t निकालेंगे अपन। तो गति के किसका समीकरण यूज करेंगे, प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। तो लगने वाला समय अपन निकालेंगे, O से P तक पहुंचने में लगा समय, और किससे निकाल रहे हैं अपन, गति के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। इसमें अपन बात करें तो यहां v क्या है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन यानी ऊपर की तरफ इसका वेग, और वो कितना होगा, 0। अब वो 0 क्यों होगा, बिंदु P पर जाओ आप, किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका तो जब पार्टिकल अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो वहां रुक के फिर आता है, यानी क्षणिक समय के लिए ऊर्ध्वाधर वेग 0 होगा। ये तो जनरल चीज है, किसी भी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो ऊपर, ये नहीं है कि अपन ने फेंक दिया वो ऊपर ही जाता जाएगा, वापस कभी आएगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा, और पार्टिकल नीचे से ऊपर तब जाएगा तो अपनी अधिकतम ऊंचाई कब तय करेगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर जैसे ही पहुंचेगा तो वहां क्षणिक समय के लिए रुकेगा। ये नहीं है कि ज़्यादा टाइम लेगा, वहां अचानक रुक के फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो अधिकतम ऊंचाई के ऊपर आप ये मान सकते हो कि पार्टिकल का वेग क्षणिक समय के लिए 0 हो जाता है। तो Vy का मतलब ये होता है कि y डायरेक्शन के अंदर जब पार्टिकल बिंदु P पर पहुंचा तो क्षणिक समय के लिए उसका वेग कितना, 0। और u की बात करें अपन, u क्या है, प्रारंभिक वेग। तो इसका आपको ध्यान ये रखना कि यहां पर अपन u का यूज लें या ux का यूज लें या फिर uy का यूज लें, क्योंकि u है वो 2 कंपोनेंट में अपन ने डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है क्षैतिज घटक ux, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक uy। मैंने आपको बताया कि प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन 0 होता है, तो अपन क्षैतिज वाला जो है वो काम में लेंगे। तो u की जगह क्या काम में लेना है, ux, और ux की वैल्यू कितनी है बेचारे, u cos थीटा, u cos थीटा। और अपन क्या करेंगे, a की जगह अपन काम में लेंगे -g। -g क्यों, जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, बिंदु P तक निकाल रहे हैं अपने समय, बाकी को छोड़ो, एक बार इसको डबल कर देंगे अपन। तो पार्टिकल यहाँ से इस प्रकार जा रहा है तो यहाँ तक पहुँचेगा, तो इस यानी P तक की अपन बात करें तो पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ। जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है वो माइनस का होता है g, और t स्मॉल t है। तो इसमें अपन गति के समीकरण में ये एक चीज़ों का यूज़ करें, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। v की जगह तो क्या यूज़ करना है, vy, और vy बिंदु P पर क्या है, 0 है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर पार्टिकल का वेग क्षणिक समय के लिए 0, क्योंकि रुकता है वहाँ पर पार्टिकल। u इक्वल्स टू ux है, और ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा।
ए की जगह प्लस जी काम मिलेगा माइनस जी, पी तक निकाल रहे हैं तो अपन जा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो दिस क्लियर, देन वी यूजिंग दीज कंपोनेंट्स इन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं इसका इसमें यूज लें अपन, तो अपने पास क्या हो जाएगा, v की जगह तो आपको क्या काम में लेना है, वी वाई इक्वल्स टू, v की जगह क्या रख दिया, वी वाई, u की जगह क्या लेना है, यू एक्स प्लस a की जगह क्या काम में लेना है, माइनस जी, इसलिए माइनस लगाया g और t, और यहाँ से समय स्मॉल t निकालना है। लेकिन वो समय उडेनकाल नहीं होगा क्योंकि o से p तक का निकाल रहे हैं, उसको डबल करना पड़ेगा तब इसका उडेनकाल आएगा। इन इस पथ में कितना समय लिया है, वी वाई का मान कितना, 0 क्यों होता है, कोई रीजन पूछे, अधिकतम ऊंचाई पर पार्टिकल क्षणिक समय के लिए रुकता है। यू एक्स का मान कितना है, यू कोस थीटा माइनस जी और टी, और यहाँ से अपन टी की वैल्यू निकालें तो पहले देखो ये माइनस का जी टी है, इस साइड में आएगा प्लस जी टी बराबर यू कोस थीटा, और यहाँ से टी की वैल्यू निकालें तो यू कोस थीटा अपॉन जी। ये तो आ गया पी तक पहुँचने में लगा समय, पी तक पहुँचने में लगा समय। अपने को पी तक अपना उडेनकाल नहीं है, अपना तो वापस पृथ्वी पर आ जाता है तब उडेनकाल है। इसका मतलब वो से ए तक पार्टिकल पहुंचने में जितना टाइम लेता है वो। प्रक्षेपे बिंदु P से पृथ्वी के बिंदु A तक पहुंचने में इतना ही समय लेता है। अतः और वो समय क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य का उडेनकाल, फ्लाइट टाइम। और उसको किससे लिखते हैं, टी से। कब आएगा, जब स्मॉल टी को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2 से, क्योंकि स्मॉल टी तो क्या है, ओ से लेके पी तक पहुंचने में लगा समय, फिर पी से पृथ्वी के किसी बिंदु ए तक पहुंचने में इतना ही समय और लेगा जितना इसमें लगा है। तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा टी का। तो टी इक्वल्स टू 2, और टी की वैल्यू रखें तो 2u कोस थीटा अपॉन में जी। ये प्रक्षेप्य का क्या कहलाता है, उडेनकाल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। ये प्रक्षेप्य का उडेनकाल है। तो प्रक्षेप्य गति को अपन पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है इसको। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, प्रक्षेप्य गति के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये अपन ने कर लिया था। प्रक्षेप्य का पथ है वो किस प्रकार से होता है, यानी पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन ने पढ़ा है कि प्रक्षेप्य का उडेनकाल क्या होता है, तो इसको भी आपको नहीं रटना है कि पृथ्वी से किसी कण को फेंक दें, पृथ्वी पर वापस पहुंचने में लगने वाला समय प्रक्षेप्य का उडेनकाल है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और टी इक्वल्स टू होता है 2u कोस थीटा अपॉन जी।